आंतरिक दर्पण की कहानी, आत्मसम्मान की ओर एक यात्रा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा आलोचक आप स्वयं हैं? कि चाहे आप कितना भी कुछ हासिल करें, फिर भी यह कभी पर्याप्त नहीं लगता। हम आपको एक परिवर्तनकारी यात्रा पर आमंत्रित करते हैं, जहां आप पाएंगे कि सच्चा प्रेम बाहरी नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर की गहराइयों से आता है। यह कहानी है माया की, एक आम महिला की, जिसने जैन की बुद्धिमत्ता की मदद से अपने आप के साथ अपने रिश्ते को बदलना सीखा। वह जो कहीं और खोज रही थी, अंततः उसने अपने भीतर पाया पूर्णता की भावना। 8 शिक्षाओं के माध्यम से आप उन रहस्यों को जानेंगे जिन्हें ज्ञानी सदियों से छुपाए हुए हैं। यह सिर्फ पढ़ने के लिए कहानी नहीं है, यह व्यक्तिगत परिवर्तन का अनुभव करने का निमंत्रण है, क्योंकि जो सत्य आप यहां खोजेंगे उसे आपको अभी सुनने की जरूरत है। तैयार हो जाइए अपने आंतरिक दर्पण और उसमें प्रकट होने वाली अप्रत्याशित सुंदरता को जानने के लिए। अध्याय 1, टूटा हुआ प्रतिबिंब। हर सुबह माया अपने कमरे के दर्पण में देखती, लेकिन जो व्यक्ति वह देखती वह अजनबी सा लगता। वह अपनी कमियों को सिक्कों की तरह गिनती, आंखों के चारों ओर की रेखाएं, वह वजन जो वह ढो रही थी, आवाज जो उसे डर था कि पर्याप्त मजबूत नहीं है। वह एक तेज शहर में रहती थी, जहां सफलता को नंबर, अनुयायी, वेतन और उपलब्धियों से मापा जाता था। भले ही उसने अपने लक्ष्य हासिल किए, एक आंतरिक आवाज फुसफुसाती, तुम पर्याप्त नहीं हो और कभी नहीं होगे। इस लगातार संघर्ष से थककर एक दिन माया ने तय किया कि वह कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़ देगी। वह पहाड़ों में एक मठ गई, वहां ऐसी उत्तर की तलाश में जो किताबें नहीं दे सकती थीं। वहां उसने दादी कोटो से मुलाकात की, एक साध्वी जिनकी मौनता 1000 शब्दों से अधिक ज्ञान देती थी। स्वागत है, कोटो ने मुस्कान के साथ कहा, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे माया द्वारा उठाए गए बोझ का पूरा अंदाजा था। मैं देखती हूं कि तुम कुछ खोजने आई हो, लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम अपने भीतर क्या नष्ट कर रही हो। अध्याय 2, नदी की सीख। सुबह होते ही कोटो माया को पास की नदी तक ले गई। पानी बिना किसी जल्दबाजी के बह रहा था, बिना खुद से सवाल किए, बस बह रहा था। देखो, कोटो ने फुसफुसाया, नदी यह नहीं सोचती कि क्या यह पर्याप्त गहरी है। यह महासागर से तुलना नहीं करती, यह बस बहती है, हर पल को जो बनना है उसके अनुसार ढलती है। माया ने अपने प्रतिबिंब को पानी में देखा, विकृत और लगातार बदलते हुए। तुम इस नदी जैसी हो, कोटो ने जारी रखा। हर दिन तुम अलग होती हो, हर पल तुम खुद को नया रूप देती हो, फिर भी तुम अपने प्रतिबिंब को स्थिर और सुंदर होने की उम्मीद में देखती हो। यह मानव होना नहीं है, यह कांच होना है, कोटो ने कहा। माया भ्रमित होकर पूछी, तो क्या मुझे सुधारने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए? यह सुधारना छोड़ देने की बात नहीं है, कोटो ने समझाया। नदी बहने के लिए संघर्ष नहीं करती, यह बस बहती है क्योंकि यही उसकी प्रकृति है। जब आप पहले अपनी स्वयं की असलियत को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके कर्म प्रेम से जन्म लेते हैं, डर से नहीं। उसी क्षण माया ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है। यह दर्द नहीं था, बल्कि एक पिंजरे के खुलने की आवाज थी। अध्याय 3, छोटे मौन का अभ्यास। अगले हफ्तों में कोटो ने माया को छोटे मौन का अभ्यास सिखाया। हर सुबह वह बैठती, अपने विचारों का न्याय किए बिना, बस उन्हें आकाश में बहते बादलों की तरह देखती। जब तुम अपने साथ बैठोगी बिना कुछ ठीक करने की कोशिश किए, तब तुम सच में खुद को देखना शुरू करोगी, कोटो कहती। यही मौन था जहां माया ने अपनी आंतरिक आलोचक के पीछे की असली आवाज सुननी शुरू की, एक कोमल और प्राचीन फुसफुसाहट। मैं यहां हूं, हमेशा से यहां थी, और मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं। दिन दिन वह आवाज मजबूत होती गई। चिंता गायब नहीं हुई, लेकिन अब वह उसकी जिंदगी की मुख्य भूमिका नहीं रही। माया ने उन चीजों को नोट करना शुरू किया जो पहले नजरअंदाज हो जाती थीं। उसके हाथ जो पकड़ सकते थे, उसके पैर जो चल सकते थे, उसका दिल जो बिना कहे धड़क रहा था। एक रात जब वह तारों के नीचे ध्यान कर रही थी, उसने रोया। लेकिन यह किसी खुद से नफरत करने वाले का रोना नहीं था, यह उस व्यक्ति का रोना था जिसने आखिरकार खुद को पहचाना और स्वीकार किया। अध्याय 4, दर्पण की परीक्षा। अगले महीने
कोटो ने माया को दर्पण के सामने खड़ा किया। देखो, उन्होंने कोमलता से आदेश दिया। माया ने वही देखा जो हमेशा देखा था, रेखाएं, वजन व विवरण जो पहले उसे परेशान करते थे। लेकिन कुछ बदल गया था। उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि जिस तरह वह उसे देख रही थी वह बदल गया था। क्या तुम किसी अलग व्यक्ति को देख रही हो? कोटो ने पूछा। मैं यहां मौजूद किसी को देख रही हूं, माया ने धीरे धीरे जवाब दिया। कोई जो सांस ले रहा है, जो कोशिश करता है, जो कभी कभी असफल होता है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देख रही हूं जो यहां होने का हकदार है। कोटो ने सिर हिलाया। यही आत्मसम्मान है। यह आत्ममोह नहीं है और न ही अपने विकास के क्षेत्रों को नकारना। यह एक क्रांतिकारी कार्य है। खुद को छोड़ न देना जबकि आप बदल रहे हों। खुद की देखभाल करना जैसे एक मां अपने बच्चे की करती है, भले ही आप गलतियां करें। पहली बार माया ने अपने प्रतिबिंब को बिना दिखावे के मुस्कुराया और प्रतिबिंब ने भी उसे मुस्कान लौटाई। अध्याय 5, कोमल शब्दों की भाषा। कोटो ने दिन बिताए माया को देखते हुए, सुनते हुए कि वह खुद से कैसे बात करती थी। हर बार जब वह कोई छोटी गलती करती, कठोर विचार उसके मन में गूंजते। मैं कितनी अजीब हूं, मैं इतनी अयोग्य कैसे हो सकती हूं। एक दिन कोटो ने माया के अभ्यास को रोका। अगर तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त कोई गलती करे तो क्या तुम उससे ऐसे बात करोगी? उन्होंने पूछा। माया ने सिर हिलाया। तो तुम्हें अपनी पाखंडी मानसिकता का पता चल गया है, कोटो ने कहा। तुम अपने साथ बहुत कठोर हो, जितना कि कभी दूसरों के साथ नहीं होती। अब तुम्हें अपने आप से बात करने के लिए एक अलग भाषा चुननी होगी। इस तरह शुरू हुआ सबसे चुनौतीपूर्ण अभ्यास। खुद के साथ दयालुता से पेश आना, नकली सकारात्मकता नहीं, बल्कि किसी की सच्ची कोमलता के साथ जो समझती हो कि बदलाव धीमा होता है और दुख जीवन का हिस्सा है। हर बार जब माया हिम्मत हारती, कोटो उसे मार्गदर्शन देती। यह कठिन है, लेकिन मैं इसे पार करते हुए खुद का सहारा बनने के लिए यहां हूं। समय के साथ यह नई आवाज उसकी स्थायी साथी बन गई। अब वह अपने आप के खिलाफ अकेली नहीं थी। वह अपने साथ खड़ी थी, खुद का साथ दे रही थी। अध्याय 6, स्वीकृति की आग। उस समय आया जब माया को अपने सबसे बड़े दर्द का सामना करना था। ध्यान के दौरान कोटो ने उसे कहा कि वह अपने उन हिस्सों को गले लगाए जिन्हें वह सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। मैं नहीं कर सकती, माया ने विरोध किया। यह बहुत दर्द देता है। तो दर्द होता है, कोटो ने उत्तर दिया। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जो दर्द देता है वह उसे नकारना है। उस रात माया ने पहले कभी न किए गए तरीके से रोया। उसने उन वर्षों के लिए रोया जब उसने खुद से नफरत की, उन अवसरों के लिए रोया जिन्हें उसने इसलिए ठुकराया क्योंकि उसने सोचा कि वह किसी चीज की हकदार नहीं है। उस भीतर की बच्ची के लिए रोया जो लगातार सुनती रही कि वह पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसने कुछ और भी पाया। दर्द के नीचे एक शक्तिशाली शक्ति थी, पूरी तरह से खुद को स्वीकार करने की शक्ति, अपनी सारी चोटों, डर और सीमाओं के साथ। कोटो चुपचाप देख रही थी और उसी चुप्पी में माया ने समझा कि सच्चा आत्मसम्मान यह भी है कि आप अपने विलाप, क्रोध और निराशा को महसूस करने दें। उन्हें सकारात्मक वाक्यों से दबाने के बजाय उन्हें अपनी पूरी कहानी का हिस्सा मानकर अपनाएं। अध्याय 7, घर वापसी। मठ में 3 महीने बिताने के बाद अपने रोजमर्रा के जीवन में लौटने का समय आया। सूर्योदय पर कोटो दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। अब तुम अपनी दुनिया में लौटोगी, उन्होंने कहा, और वह दुनिया तुम्हें यह मानने के लिए मनाएगी कि तुम पर्याप्त नहीं हो। यह तुम्हें नकारात्मकता के पिंजरे में वापस लौटाने की कोशिश करेगी। तो मैं क्या करूं? माया ने संदेह के साथ पूछा। नदी को याद रखो, कोटो ने माया का हाथ पकड़ते हुए कहा। याद रखो कि तुम बह सकती हो, ढल सकती हो और बदल सकती हो, बिना अपनी असलियत खोए। आत्मसम्मान कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। कुछ दिन आसान होंगे, अन्य दिनों में तुम्हें बार बार मौन की ओर लौटना होगा। लेकिन अब तुम्हारे पास नक्शा और कंपास है, कोटो ने आगे कहा। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम जानती हो कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। माया ने दादी कोटो को गले लगाया और उस आलिंगन में उसने कुछ पवित्र महसूस किया। यह कोई पैकेज वाला तोहफा नहीं था, बल्कि एक गहरा जागरण था
जो उसके भीतर को रोशन करता था। अध्याय 8 शाश्वत दर्पण। 1 साल बाद माया अपने शहर के अपार्टमेंट में बैठी थी। दबाव अब भी मौजूद थे, काम कठिन और असफलताएं अनिवार्य, लेकिन कुछ मूलभूत बदल चुका था। जब वह दर्पण में देखती, अब वह पूर्णता नहीं ढूंढती, वह किसी को गले लगाने के लिए ढूंढती और हमेशा उस व्यक्ति को पाती। एक दिन एक युवा खोई हुई लड़की उसके दरवाजे पर आई, एक मित्र की सिफारिश पर। उसकी आंखों में वही नजर थी जो माया के वर्षों पहले थी, खुद के साथ जंग में किसी की नजर। माया ने उसे चाय बनाई और दोनों कुछ पल चुपचाप बैठी। तुमने सब कुछ कैसे पार किया? लड़की ने पूछा। माया ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे पार नहीं किया, उसने कहा। मैंने इसे अपनाया। मैंने सीखा कि यात्रा का मतलब एक पूर्ण मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि खुद के साथ एक अलग रिश्ता बनाने का है। और क्या यह काम करता है? लड़की ने आशा से पूछा। माया ने अपने सीने को छुआ, अपने दिल की स्थायी धड़कन को महसूस किया और फिर उसे दर्पण के पास ले गई। देखो, उसने कहा, यह दर्पण कोई न्यायाधीश नहीं है। यह सिर्फ यह दिखाता है कि तुम इस समय कौन हो, असंपूर्ण, सुंदर, मजबूत, कमजोर, वास्तविक। और यही सब कुछ है जो तुम्हें होने की आवश्यकता है। लड़की ने अपनी ही आंखों में देखा और वर्षों बाद पहली बार उसने कोई दुश्मन नहीं देखा। उसने किसी को देखा जो वहां रहने का हकदार था। उसी क्षण शाश्वत दर्पण ने अपना असली उद्देश्य प्रकट किया। पूर्णता दिखाना नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने की क्षमता दिखाना। और यह पर्याप्त था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर बार जब आप दर्पण में देखते हैं और आलोचना की बजाय दयालुता चुनते हैं, कहानी जारी रहती है। हर रात खत्म होती है जब आप मौन में बैठते हैं और अपने सच्चे आत्म को सुनते हैं। आत्मसम्मान कोई एक बार देखने वाला वीडियो नहीं है। यह एक अभ्यास है जिसे आप हर दिन जीते हैं। और सबसे अच्छा प्रतिबिंब जो आपको कभी चाहिए वह है आप स्वयं का, जब आप अंततः खुद से प्यार करने का निर्णय लेते हैं। आंतरिक दर्पण में आपका स्वागत है। आपका घर वापसी अब शुरू होती है।